सभी लोगों को नमस्कार। आज हिंदी का जो अगला क्लास है वो कारक का होगा। इससे पहले बड़ व्यवस्था और शब्द का ज्ञान आपको करा दिया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी में कंपल्सरी एक प्रश्न कारक का आता है, कई कई दो दो भी आ जाते हैं। और आज आपको कारक इतने तरीके से बता दिए जाएंगे कि आपका जो एक या दो प्रश्न आएंगे कंप्लीटली तैयार होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। जरा सा भी आप ध्यान से सुनोगे और वीडियो को पूरा देख लोगे। और आप लोग देख लेते हो फिर शेयर नहीं करते, लाइक करते हो, थोड़ी सी हेल्प करो ना, बिल्कुल कंजूसी होता रहा आप लोग। चलो हम आ जाओ। कारक कारक किसे कहते हैं पहले तो ये समझो, कारक का क्या मतलब है, किसे कहा जाता है। वाक्य के जो क्रिया, वाक्य के जैसे क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, एक चीज को दूसरे चीज से जब जोड़ा जाता है तो बीच में जो कंजक्शन लगता है या बीच में जो शब्द आ जाता है जोड़ने वाला, हम उसी को कारक कहते हैं। परिभाषिक रूप से सीधा है, क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। यानी क्रिया को संज्ञा से जिन शब्दों के द्वारा कनेक्ट किया जाता है या सर्वनाम से किया जाता है, ठीक, उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक का बड़ा ही वाक्य के अंदर महत्व होता है और एक वाक्य में एक से अधिक भी कारक हो सकते हैं। जब आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो जिस या तो वो आपको अंडरलाइन कर देगा या उसे ब्लैक कर देगा उस शब्द को, और पूछेगा इस शब्द में कौन सा कारक है, तब आपको वो शब्द बताना है। उसी में जैसे राम ने खाना खाया, ने खाना खाया, तो ने शब्द को ऐसे अंडरलाइन कर देगा। तो यहाँ पर इस पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, तो किसने खाना खाया, राम ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। अब आप देखिए ऐसे ही एक वाक्य में दो कारक भी हो सकते हैं। जैसे आप राम रावण को बाण से मारता है या मारते हैं। अब इस वाक्य में देखिए को अलग कारक है और से अलग कारक है। यहाँ पर दो कारक है, ठीक। अब जौन सा आपको कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि इस वाक्य में कितने कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह दो और से। अब देखो यहाँ पर इन चीजों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो शब्द है उसी को हम कारक कहते हैं। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आ जाओ, कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। पहला कारक होता है आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ये आपके 8 भेद होते हैं। इनके सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं। इससे कर्ता का ने होता है, को होता है, करण कारक का से और द्वारा होता है, संप्रदान कारक का को के लिए हेतु होता है, अपादान का से होता है, अधिकरण का मैं और पर होता है, संबंध कारक का की के नानादि आदि होते हैं, संबोधन का है और अरे होता है। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है कि चिन्हों को रट के ही कारक को टिक करता है। और होता क्या, जैसे से देखो यहाँ पर भी है, से यहाँ भी है, तो कई जगह यहाँ को होगा, यहाँ भी को होगा, तो आपको ये कारक चिन्ह रटने नहीं है, ठीक। अब आपको समझना है किस तरीके से आप परीक्षा में टिक करो। जैसे आपका पहला कारक है कर्ता कारक, तो सीधे से कर्ता कारक में कार्य करने वाले का बोध हो या क्रिया करने वाले का जहां बोध हो वहां कर्ता कारक होता है। वाक्य से ये चीज क्लियर आनी चाहिए, क्रिया करने वाले का बोध हो। जैसे राम खेलता है, उदाहरण कर्ता कारक, राम खेलता है, कौन खेलता है? राम।
खेलने वाले का बोध हो रहा है, तो सीधे से क्रिया करने वाले का जहां बोध हो, इतनी बात आप याद रखनी है, वहां कर्ता कारक होता है। मोहन खाता है, तो कौन खाता है? मोहन। तो यहाँ पर जो राम खेलता है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया वाक्य में, फिर भी क्लियर है कर्ता कारक है, ठीक है। तो जरूरी नहीं, कभी कभी चिन्ह एक भी लगे होंगे, दो लगे होंगे। तो जहां पर क्रिया करने वाले का बोध हो जाए, वहां कर्ता कारक होता है। और देखिए उदाहरण कर्ता कारक, पक्षी उड़ता है। अब जब इस वाक्य में भी कोई भी चिन्ह नहीं, फिर भी कौन सा कारक है भाई? क्रिया करने वाले का बोध हो गया, उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी। तो इसमें क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, पक्षी उड़ता है, तो कर्ता कारक है। और देखो अब आप देखिए जिसमें चिन्ह लगा है हमने, जैसे राम सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो यहां पर चिन्ह लगा, किसने पुस्तक पढ़ी? सीता ने। तो पुस्तक पढ़ने वाले यानी क्रिया करने वाले का जहां बोध हो, वहां कर्ता कारक होता है। अब देखिए आप कर्म कारक, कर्म कारक में सीधा है क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े, वहां कर्म कारक होता है। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े, उसका बोध हो, उसका पता लगे। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। तो किसको पढ़ाता है? छात्रों को। तो क्रिया फल किस पर पड़ रहा है? छात्रों पर। यहाँ पर चिन्ह लगा है वो, इसका बोध होता है सीधे से। तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, फल पड़े, परिणाम जिसके ऊपर जाए, वहां कर्म कारक होता है। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ अध्यापक किसको पढ़ाता है? छात्रों को। तो पढ़ाने का जो प्रभाव है वो छात्रों पर जा रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो को है। चिन्ह भी यहाँ पर लगा है आपका, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है। और उदाहरण देख लो इसी के, उसने श्याम को पढ़ाया। अब देखो उसने, यहाँ ने है, यहाँ तो यहाँ अलग कारक है, यहाँ अलग कारक है। तो इन दोनों, इसको पढ़ाया श्याम को, फल किस पर पढ़ रहा है? श्याम पर पढ़ रहा है। तो क्रिया का परिणाम जिस पर जाता है, ठीक वहां कर्म कारक होता है, ये ध्यान रखना है। तो पढ़ाने का प्रभाव किस पर जा रहा है? श्याम पर। तो यहाँ पर कोई चिन्ह है वो कर्म कारक है। चिन्ह से भी पता लग रहा है, वैसे भी पता लग रहा है। अब आप देखिए करण कारक, तीसरा है आपका करण कारक। करण का सीधा मतलब होता है साधन। इसकी परिभाषा याद रखनी है, जैसे जहां कार्य के करने का साधन दिया जाए, जहां कार्य के होने का साधन प्राप्त हो, वहां करण कारक होता है। जैसे विद्यार्थी पेन से लिखता है, विद्यार्थी पेन से लिखता है। देखो यहां जो पेन और लिखने के बीच में से चिन्ह भी लगा है, आपके उसमें दिया भी है। और ये साधन क्या है लिखने का? पेन। राम रावण को बाण से मारता है, तो मारने का साधन क्या है? बाण है। तो यह साधन का होना अनिवार्य है। और जहां साधन दिया जाए,
साधन की बात हो वहां पर कर्ण कारक होता है। इतनी इस बात को अवश्य ध्यान रखना है। माता जी चाकू से सब्जी काटती हैं, तो काटने का साधन क्या है? चाकू। तो क्लियर हो गया है, कर्ण का मतलब सीधा है साधन। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सब्जी कट रही है चाकू से, इसलिए यहाँ पर कारक हो गया आपका कर्ण। और देखो वकील कोर्ट से नहीं, वह कोर्ट से वकील लगता है। वह कोर्ट से वकील लगता है। अब समझो, देखो अब यहां वकील लगने का साधन क्या है? कोर्ट, इसलिए यहां कर्ण कारक है। राम जटाओं से सन्यासी लगते हैं, तो यहां पर भी जटाएं हो गई सन्यासी लगने का कारण, यहां भी कर्ण कारक है। तो ध्यान रखना है, जहां कार्य के होने का साधन दिया जाए वहां पर आपका कर्ण कारक होता है। और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया, ध्यान रखना है। अक्सर ये आपका कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, इन्हीं से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न उठते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, अदरवाइज कोई भी परीक्षा। इन्हीं चार को यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 1 या 2 प्रश्न कंपल्सरी हो जाएंगे। तो यह अब जब आपका अगला है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है समर्पित। जब कोई वस्तु किसी को समर्पित की जाए, किसी को दे दी जाए, जैसे हम लोग दान दे देते जिससे फिर पुनः न ली जाए, उसे उस आशय से दी जाए, उसे वहां पर होता है संप्रदान कारक। ये ध्यान रखना है। जैसे आपके लेखपाल में आया, चकबंदी लेखपाल में कि राजा भिखारी को कंबल दान देता है, तो भिखारी को दे रहा है कंबल, उसी को समर्पित कर दिया ना, यह संप्रदान कारक है। तो जब वस्तु किसी को समर्पित की जाए वह संप्रदान कारक होता है। इस इतनी बात को अवश्य संप्रदान कारक ही समझ लो। समर्पित कैसे जोड़ दो? कर्ण कारक साधन, इतनी बात याद रखनी है। अब देखो इसके उदाहरण, माता भिखारी को खाना देती है, तो यहां पर उसे खाना दे दिया, समर्पित कर दिया, तो कोई चिन्ह लगा है, चिन्ह से आप नहीं रखना है, एक वस्तु से समर्पित कर दी गई, ये जरूर ध्यान रखना। चिन्ह से तो फिर रखने वाली बात हो जाएगी। ऐसे आपका और देखो राजा भिखारी को कंबल दान देता है। और देखो आप हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो यहां पे भी देखो चिन्ह भी आपका आ गया के लिए और कारक भी हो गया के लिए। तो आपको समझ में आ गया संप्रदान कारक के अंदर जब वस्तु किसी को समर्पित की जाए वहां संप्रदान कारक होता है। अगला देखिए आप, अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना, अलग होना। जो वस्तु किसी से जुड़ी और अलग हो जाए वहां अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, ठीक, तो यहां पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहां भी अपादान कारक है। जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाए तो वहां अपादान है, अपादान कारक ही होता है अलग होना, ये ध्यान रखना है।
घुड़सवार घोड़े से गिरता है या गिर जाता है, वहां भी अपादान ही कारक है। अगला है अधिकरण कारक। इसे बड़ा ध्यान से सुनिए और सुनिए। इसमें कई चीजें हैं। देखो, अधिकरण का मतलब होता है अधिकार। इसका अर्थ होता है अधिकार। जब वस्तु का किसी पर अधिकार हो या वस्तु का आधार, इसे समझिए। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक का आधार मेज है, ठीक, या पुस्तक का मेज पर अधिकार है। तो जब अधिकार की बात हो, अधिकरण का मतलब सीधे अधिकार को आपको याद रखना है या वस्तु के आधार से, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे पंखा छत में है, ठीक, तो ये ध्यान रखना उस जगह पर उसका अधिकार है पंखे का। किताब मेज पर है, गाड़ी सड़क पर है, तो यह समझ जगह अधिकार का। इसके साथ साथ अधिकरण कारक में ये तो है ही आपका समय और अवसर की बात भी होती है। जैसे समय का यहाँ ध्यान रखिएगा। इसे आप भगवान की कृपा से आपकी नौकरी लग जाएगी या 2 वर्षों में आपकी नौकरी लग जाएगी, तो यहाँ 2 वर्षों में मतलब समय की बात कर दी। आप चिंता न करें, अगली भर्ती में आप भर्ती हो जाएंगे, तो यह अवसर की बात हो गई। तो जहां अवसर और समय की बात की जाए वहां भी अधिकरण कारक होता है, यह भी ध्यान रखना आपको। उदाहरण आपको बता ही दिए। जैसे गाड़ी सड़क पर है, किताब मेज पर है। जब वस्तु चिड़िया घोंसले में है तो ये सब अधिकार की बात हो गई, आधार वस्तु का हो। अगला कारक है आपका संबंध कारक। संबंध कारक के नाम से ही पता लग जाता है वस्तु का जब किसी से संबंध बताया जाए, ठीक, और ये ध्यान रखना है जहां संबंध की बात हो वहां संबंध कारक होता है। जैसे आपका पेन प्लास्टिक का है, तो पेन का संबंध किससे है? प्लास्टिक से। या कमल का पेन है, तो ये पेन किसका बता दिया? कमल का। तो यह संबंध हो गया पेन का किससे? कमल से। सीता का घर है, तो घर से किसका संबंध हो गया? सीता का। तो सीता का घर है, इसीलिए यह संबंध है। जब वस्तु का किसी से संबंध बताया जाए वहां संबंध कारक होता है। ऐसे पिताजी माता के लिए कपड़े लाए, तो ये कपड़े का संबंध किससे हो गया? माता, ठीक। तो ये ध्यान रखना संबंध है या सॉरी के लिए निकल गई तो वो तो समर्पित हो गई, सॉरी ये माता की साड़ी है, ऐसे बोलो, तो संबंध कारक। तो जब बोला जाए पिताजी माता के लिए कपड़े लाए तो हो गया संप्रदान में समर्पित कर दिया ना माता को, ध्यान रखना। अब जब आपका लास्ट है संबोधन, इसमें सीधे अरे हे प्रभु ये हो जाए, ऐसा हो जाए, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, तो वहां पर सीधे आपको संबोधन का चिन्ह मिलेगा और आप इसे आराम से लगाई देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।